अच्छा, कभी सोचा है कि ये जो फोन हमारे हाथ में है या जो तारे आसमान में चमकते हैं और तो और हम खुद, आखिर ये सब कुछ बना किस चीज से? देखिए, ये सवाल सिर्फ आज के वैज्ञानिकों का नहीं है। हजारों साल पहले बड़े बड़े दार्शनिक भी यही सोचते थे। तो आज चलिए इसी रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमें दिखाई तो नहीं देती, पर हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी वजह है। आज हम जानेंगे परमाणुओं और अणुओं की वो हैरान कर देने वाली कहानी। और यही सवाल, सब कुछ किस चीज से बना है, ये सिर्फ साइंस की किताबों में बंद नहीं है। अरे ये तो हम सबकी कहानी का हिस्सा है। इसी एक सवाल ने तो हमें सितारों तक पहुंचने के सपने दिखाए, जीवन के सबसे गहरे राज समझने के लिए उकसाया। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। तो चलिए, सबसे पहले वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां ना कोई माइक्रोस्कोप था, ना कोई लैब, कुछ था तो बस तेज दिमाग और इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को समझने की एक गहरी, एक जबरदस्त इच्छा। जानते हैं, परमाणुओं की हमारी कहानी की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। और ये बात कितनी हैरान करने वाली है, सोचिए। हजारों किलोमीटर दूर दो बिल्कुल अलग अलग सभ्यताओं में लगभग एक ही समय पर एक ही आइडिया जन्म ले रहा था। भारत में महान विचारक थे महर्षि कणाद। उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं तो आखिर में एक ऐसा कण बचेगा, एक परमाणु, जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। और मजे की बात देखिए, उधर ग्रीस में डेमोक्रिटस नाम के एक दार्शनिक ने भी बिल्कुल यही बात सोची। उन्होंने उस कण को नाम दिया एटमॉस, जिसका मतलब भी वही था, जिसे काटा ना जा सके। तो चाहे परमाणु कह लीजिए या एटमॉस, नाम भले ही अलग थे, पर इनके पीछे की सोच वो बिल्कुल एक थी कि हर चीज की एक सबसे छोटी, एक बुनियादी इकाई होती है। हाँ, उस वक्त ये सिर्फ एक ख्याल था, एक फलसफा। उन्हें क्या पता था कि वो आने वाले साइंस की नींव रख रहे थे। और इस एक ख्याल को सच साबित होने में जानते कितना वक्त लगा? 2000 साल, 2000 साल से भी ज्यादा। तो चलिए अब वक्त में एक लंबी छलांग लगाते हैं, सीधा 18वीं सदी में। ये वो दौर था जब वैज्ञानिक सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर एक्सपेरिमेंट करने लगे थे। अब सवाल ये नहीं था कि परमाणु हैं या नहीं, सवाल था कि वो एक दूसरे के साथ काम कैसे करते हैं। और यहीं से कुछ ऐसे नियमों की शुरुआत हुई जिन्होंने केमिस्ट्री की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी में एंट्री होती है एंटनी लेवोजियर की, जिन्हें आज हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं। उन्होंने एक बहुत सीधा सा लेकिन जबरदस्त नियम दिया। उन्होंने कहा कि देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन जादू नहीं है। आप किसी भी प्रक्रिया में न तो कोई नई चीज पैदा कर सकते हैं और न ही किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। आप बस चीजों की जगह बदल रहे हैं, उन्हें रीअरेंज कर रहे हैं। चलिए इसे एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने 4 ग्राम हाइड्रोजन ली और उसे 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिला दिया। तो पता है क्या होगा? हमें ठीक 36 ग्राम पानी मिलेगा। ना 1 ग्राम कम, ना 1 ग्राम ज्यादा। मतलब जितना सामान आपने शुरू में लिया, 4 + 32 = 36, उतना ही सामान आपको आखिर में मिलेगा। बस गणित हमेशा बराबर रहेगा। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, प्राउस्ट। उन्होंने एक और मजेदार नियम दिया। उन्होंने कहा कि कुदरत में हर कंपाउंड की अपनी एक फिक्स रेसिपी होती है। जैसे किचन में केक बनाने की होती है ना, बिल्कुल वैसे ही पानी बनाने के लिए हमेशा एक तय मात्रा में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगेंगे। आप अपनी मर्जी से रेसिपी बदल नहीं सकते। चाहे पानी नदी से उठाओ, लैब में बनाओ या कहीं से भी लाओ, रेसिपी सेम रहेगी। इसी पानी वाले उदाहरण को थोड़ा और देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास 36 ग्राम पानी है तो उसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन होगी। अगर पानी कम होकर 18 ग्राम हो जाए तो हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 16 ग्राम हो जाएगी। और अगर सिर्फ 9 ग्राम पानी हो तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगी। मतलब पानी चाहे कितना भी हो, उसके अंदर के सामान का अनुपात हमेशा फिक्स रहता है। तो बस ये नंबर याद रख लीजिए, 1:8। ये पानी का मैजिक नंबर है, एक ऐसा यूनिवर्सल नियम जो पानी की हर एक बूंद पर लागू होता है। यही वो अनुपात है जो पानी को पानी बनाता है, कुछ और नहीं। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, जॉन डाल्टन। डाल्टन ने क्या किया? उन्होंने हजारों साल पुराने उस फलसफे को और इन नए नए वैज्ञानिक नियमों को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को उठाया और एक खूबसूरत तस्वीर बना दी, और विज्ञान की दुनिया को पहली बार एक पूरी कंप्लीट एटॉमिक थियरी दी। तो डाल्टन ने क्या क्या कहा, चलिए फटाफट देखते हैं।
पहला कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं और इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा, एक ही एलिमेंट के सारे परमाणु, मान लीजिए सोने के सारे परमाणु, वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, साइज में, वजन में, हर चीज में। तीसरा, अलग अलग एलिमेंट के परमाणु अलग अलग होंगे, मतलब सोने का परमाणु चांदी के परमाणु से अलग होगा। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, कि जब भी परमाणु जुड़कर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वो हमेशा एक सिंपल फिक्स्ड रेशियो में ही जुड़ते हैं। यही वजह है कि पानी हमेशा H2O ही होता है। डाल्टन की थ्योरी वाकई एक मील का पत्थर थी, पर साइंस की कहानी कभी एक जगह नहीं रुकती। और जानते हैं, साइंस की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि वो हमेशा खुद को और बेहतर बनाता है, खुद पर सवाल उठाता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों को पता चला कि अरे, परमाणु को तो तोड़ा जा सकता है, उसके अंदर तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसी और भी छोटी छोटी चीजें हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी एक ही एलिमेंट के कुछ परमाणुओं का वजन भी थोड़ा अलग हो सकता है। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि साइंस कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सफर है। तो ठीक है, अब ये तो हम जान गए कि परमाणु होते हैं, पर अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि हम इनके बारे में बात कैसे करें, इन्हें डिस्क्राइब कैसे करें, इन्हें मापें कैसे? और ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सोचिए जरा, आप उस चीज का वजन कैसे पता करेंगे जिसे देख तक नहीं सकते? ये तो मतलब हवा को तौलने जैसी बात हो गई। लेकिन साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने तय किया कि हम सीधे सीधे वजन नहीं करेंगे, हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। उन्होंने कार्बन 12 के परमाणु को रेफरेंस बना लिया, हमारा स्टैंडर्ड। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कार्बन 12 एक तरबूज है और हमने उसके ठीक 12 बराबर टुकड़े कर दिए। अब उस एक टुकड़े का जो वजन है उसे हमने कह दिया 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1U। बस, अब दुनिया के हर दूसरे परमाणु को इसी एक टुकड़े से तौलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का वजन लगभग एक टुकड़े के बराबर निकला तो उसका मास हो गया 1U। हीलियम का वजन 4 टुकड़ों के बराबर निकला तो उसका मास हो गया 4U। ऐना कितना स्मार्ट तरीका। अब एक और बात, परमाणु जो है ना, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद नहीं करते। वो दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़कर दोस्ती करना चाहते हैं और अणु या मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं। पर वो ये दोस्ती करते कैसे हैं? यहीं पर पिक्चर में आती है वैलेंसी या संयोजकता। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि हर परमाणु के पास कुछ हाथ होते हैं। जी हाँ, हाथ। किसी के पास 1, किसी के पास 2, तो किसी के पास 3। और वो कितनों से दोस्ती कर सकता है, ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि उसके पास कितने हाथ हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये हाथ मिलाने वाला खेल असल में काम कैसे करता है और कैसे ये परमाणु जुड़कर वो सब कुछ बनाते हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। ये है मैग्नीशियम। इसके पास है 2 हाथ, यानी इसकी वैलेंसी है 2। और ये है क्लोरीन। इसके पास सिर्फ 1 हाथ है, तो इसकी वैलेंसी हुई 1। अब देखिए क्या होगा। मैग्नीशियम को अपने दोनों हाथ किसी से मिलाने हैं, लेकिन क्लोरीन के पास तो सिर्फ एक ही हाथ है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? वो अपने एक हाथ से एक क्लोरीन को पकड़ेगा और दूसरे हाथ से दूसरे क्लोरीन को, और बस हो गई दोस्ती। और हमें मिल गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl2। देखा, ये हाथ मिलाने का एक सिंपल सा खेल है। तो देखा आपने, एक सीधे से सवाल, सब कुछ किस चीज से बना है, से शुरू हुआ हमारा सफर हमें कहां ले आया? परमाणुओं की इस हैरान कर देने वाली खूबसूरत दुनिया में। हमने देखा कि कैसे हजारों साल पुराना एक विचार आज के मॉडर्न साइंस की बुनियाद बन गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। आज भी वैज्ञानिक इन छोटे छोटे कणों के और भी गहरे राज खोलने में लगे हैं। और कौन जानता है, शायद अगला बड़ा रहस्य खोलने वाला कोई हम में से ही हो। क्योंकि जानने की यही इच्छा, यही जिज्ञासा तो विज्ञान की असली ताकत है।